हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। हमने करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। करंट अफेयर्स की इन वीडियोस से प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कुछ बातों को कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज और इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के ऊपर करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है यायात्सो झील। हाल ही में यायात्सो झील को चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना द सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के साथ तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। यह झील लद्दाख में 4,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में बार हेडेड गूज, काली गर्दन वाली क्रेन और ब्राह्मणी बतख जैसे पक्षियों तथा जानवरों का आवास है। यह भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। सिक्योर हिमालय परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। यह एक 6 वर्षीय योजना है तथा वर्ष 2023 तक कार्यरत रहेगी। यह हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण विकसित और कार्यान्वित करके हिम तेंदुए एवं उनके आवास के संरक्षण हेतु सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। इसके अंतर्गत वन, भूमि, मृदा, जैव विविधता तथा भूमि संरक्षण को भी शामिल किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम आते हैं। अब नेक्स्ट है अमृता शेरगिल। हाल ही में द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने लिज्ड इंस्टीट्यूट हंगेरियन कल्चर सेंटर नई दिल्ली के सहयोग से भारतीय मूल की चित्रकार अमृता शेरगिल की 110वीं जयंती मनाई। अमृता एक भारतीय हंगेरियन चित्रकार और अग्रणी महिला कलाकारों में से एक थी। शेरगिल की 110वीं जयंती पर उनकी स्मृति में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत 8 फरवरी से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उनसे प्रेरित 20 कृतियों की कला प्रदर्शनी के साथ होगी। इसका उद्देश्य अमृता शेरगिल के जीवन और कार्य पर हंगरी में गुजरे उनके बचपन के प्रभाव और हंगरी तथा भारत के बीच सबसे मजबूत कड़ी की अल्पावधि लेकिन बेहद समृद्ध और रचनात्मक जीवन का जश्न मनाना है। उन्होंने वर्ष 1939 के दौरान भारत में व्यापक यात्रा की, जिससे उनकी कलाकृतियों में अभिव्यक्ति शैली, चित्रांकन एवं रचना पर एक मजबूत प्रभाव डाला। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। उनके सिख पिता उमराव सिंह शेरगिल संस्कृत फारसी के विद्वान थे। उनकी मां एंटनी गॉट्समैन हंगरी मूल की यहूदी ओपरा गायिका थी। अमृता में बचपन से ही कला, संगीत व अभिनय के प्रति जुनून था। उन्होंने इटली स्थित फ्लोरेंस के सेंटा अनुजियाता आर्ट स्कूल से पेंटिंग का कोर्स किया था। हालांकि उनकी कला शिक्षा पेरिस में हुई थी, फिर भी उन्होंने भारत की कलात्मक परंपराओं की खोज की। अब नेक्स्ट देखते हैं खादी फैशन शो। हाल ही में कच्छ के रण में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा एक मेगा खादी फैशन शो का आयोजन किया गया था। यह मेगा आयोजन KVIC का इस तरह का पहला आयोजन था जिसे पूरी दुनिया में खादी ब्रांड के नए आयाम स्थापित किए। गुजरात सरकार प्रत्येक वर्ष 3 महीने तक चलने वाले उत्सव का आयोजन करती है, जिसे रण उत्सव के नाम से जाना जाता है। कच्छ का रण पश्चिमी गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक नमक युक्त दलदली भूमि है। यह भारत में गुजरात और पाकिस्तान में सिंध प्रांत के बीच स्थित है। यह अपनी सफेद नमकीन रेगिस्तानी रेत के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। कच्छ के निवासियों को कच्छी कहा जाता है तथा इसी नाम से उनकी अपनी एक भाषा है। कच्छ के रण में अधिकांश आबादी में हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख शामिल हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स वैन IFRA। हाल ही में हिंदू समूह ने अपने विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स वैन IFRA डिजिटल मीडिया दक्षिण एशिया अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं। यह दक्षिण एशिया के लिए डिजिटल मीडिया पुरस्कारों का 6ठा संस्करण था। वैन IFRA वर्ल्ड प्रेस का एक वैश्विक संगठन है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र मीडिया संचालन के लिए विश्व भर के पत्रकारों और प्रकाशकों के अधिकारों की रक्षा करना है। साथ ही डिजिटल विश्व में नवाचार और समृद्धि के लिए विशेषज्ञता वाले सदस्य और सेवाएं प्रदान करना तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। अब नेक्स्ट है हैदराबाद में IIMR उत्कृष्टता केंद्र COE या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
अब हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि हैदराबाद में भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान IIMR श्री अन्न अर्थात कदन्न पर शोध करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कदन्न के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना होगा। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत वर्ष 2020 में 41% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और कई प्रकार के श्री अन्न का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया गया है। पिछले 5-6 वर्षों में देश में कदन्न आधारित उत्पादों के प्रति रुचि और खपत में वृद्धि के पीछे IIMR को मुख्य चालक माना जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, म्यांमार ने आपातकाल की अवधि का विस्तार किया। हाल ही में म्यांमार के जुंटा ने देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ाने की घोषणा की। तख्तापलट को आमतौर पर एक सरकार से सत्ता की अचानक हिंसक और अवैध जब्ती के रूप में वर्णित किया जाता है। नवंबर 2020 के संसदीय चुनाव में आंग सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने अधिकांश सीटें हासिल की। म्यांमार की संसद में वर्ष 2008 के सैन्य मसौदे के अनुसार सेना के पास कुल सीटों का 25% हिस्सा है और कई प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिए आरक्षित हैं। जब म्यांमार के नवनिर्वाचित सांसदों को वर्ष 2021 में संसद का पहला सत्र आयोजित करना था तो सेना ने संसदीय चुनाव के मतदान में धोखाधड़ी का हवाला देते हुए 1 वर्ष के लिए आपातकाल लागू कर दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, विजिट इंडिया ईयर 2023। पर्यटन मंत्री ने नई दिल्ली में विजिट इंडिया 2023 का शुभारंभ किया। विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत देश में पर्यटन, बड़ी योजनाओं और गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। विजिट इंडिया 2023 अभियान के प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया गया जो नमस्ते की छवि से युक्त है। प्रतीक चिन्ह में भारत की विरासत के तत्वों, स्मारकों के साथ ही अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में भारत की आधुनिक उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है। इसमें प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। पर्यटन मंत्रालय ने कहा कि G20 की अध्यक्षता देश के पर्यटन क्षेत्र की विशिष्टताओं को उजागर करने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है। इस अभियान का उद्देश्य G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत में यात्रा को प्रोत्साहित करना है एवं भारत का दौरा करने वाले प्रतिनिधियों को अतुल्य भारत का दर्शन कराना है। वर्ष 2023 में दर्शन को प्रमुख यात्रा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए G20 केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का फोकस क्षेत्र होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य की नई राजधानी विशाखापत्तनम होगी। अविभाज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी है, जिसे दोनों राज्य अस्थायी रूप से राजधानी के रूप में अब तक साझा कर रहे हैं। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक पारित किया। विधेयक का उद्देश्य राज्य सरकार की 3 राजधानियों की योजना को आकार देना है। विशाखापत्तनम में कार्यकारी, अमरावती में विधायी और कुर्नूल में न्यायिक राजधानी। वर्ष 2022 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य की राजधानी अमरावती का निर्माण तथा विकास करने का निर्देश दिया था। हालांकि अमरावती को विकसित करने हेतु भूमि देने वाले किसानों द्वारा दायर याचिकाओं के कारण इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण का उद्घाटन तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में किया। इसके अंतर्गत 27 खेल स्पर्धाओं में 900 से अधिक पदकों के लिए देश भर के लगभग 6000 खिलाड़ी अपने खेल का कौशल दिखाएंगे। ऐसा पहली बार है जब कयाकिंग, कैनोइंग, कैनो स्लैलम और तलवारबाजी जैसे खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा होंगे। इस संस्करण की थीम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से हुई थी। इन खेलों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए प्रशिक्षित करना है। भारत का खेल बजट को भी बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और आगामी 5 वर्षों में खेलो इंडिया के लिए 3200 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अमृत उद्यान। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। मुगल गार्डन अथवा अब अमृत उद्यान जम्मू और कश्मीर के मुगल गार्डन, ताजमहल के आसपास के बगीचों तथा भारत एवं फारस के लघु चित्रों से प्रेरित है। वर्ष 1917 में बागवानी के निदेशक विलियम मस्टो के सहयोग से सर एडविन लुटियंस द्वारा मुगल गार्डन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया था। इन उद्यानों को आधिकारिक तौर पर मुगल गार्डन का नाम नहीं दिया गया था, बल्कि यह वास्तुकला की शैली जैसे फारसी उद्यानों, विशेष रूप से चारबाग शैली से प्रभावित होने के कारण मुगल गार्डन के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में कई मुगल उद्यान हैं। मुगल बागों उद्यानों की काफी सराहना करने के लिए जाने जाते थे। बाबरनामा में बाबर के पसंदीदा प्रकार के फारसी चारबाग शैली के बगीचे का उल्लेख है, जो इस प्रकार था मानो यह पृथ्वी पर एक कल्पना लोक हो, मानो जन्नत जैसा हो। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।